हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो या इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चंस और यहाँ पे आपका पेडागोजी भी रहने वाले हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ आपके वो एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो शुरू करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राधा, मनीष, राजेश एंड आशा वांट टू डिवाइड 137 मार्बल्स अमंग देम। ठीक है। तो अगर हर एक के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स आए तो आपको कितने मार्बल्स और ऐड करने पड़ेंगे उस कलेक्शन ऑफ मार्बल में। अब देखो 137 है, ठीक है, हमें तो ऐड करना है, मार्बल्स रिमूव नहीं करने। 137 में मैं कितना प्लस करूं कि सब ये जो सम है मेरा ये 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि 137 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगी तो ये 140 हो जाएगा और 140 तो 4 से डिवाइड होता है ना। तो बस आपसे तो यही पूछा था कि इसमें ऐड क्या करना है, तो ऐड तो हम करेंगे 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक दूसरी अप्रोच भी हो सकती है। आप इसको 137 को 4 से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे, बट क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, हमें पता है कि 137 है ये और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अगर मालूम है तो आपको पता होगा कि ये डिविजिबल होगा 4 से या नहीं होगा, और इसमें कितना नंबर ऐड कर देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है इसलिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपका ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ऑप्शन है 3। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है। नाउ सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपसे ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पूछा है। अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऑब्वियसली पता होगा, आप ग्रेजुएट होकर के यहाँ पे आए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो आंसर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ग्रुप जो है वो 7/5 एंड 4/3 है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी आपका यही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। नेक्स्ट इज आपसे पूछा है कि जो सम है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स का इस नंबर में कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आपको आता है, यहाँ पे 27720। तो सबसे पहले ऐसे नंबर से सबसे डिवाइड कर दो, छोटे नंबर से शुरू करते हुए ऐसे। तो आपके वैसे तो बहुत सारा आएगा, बट जो डिफरेंट प्राइम नंबर्स आएंगे वो एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 7 आएगा, एक 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। इन सबको प्लस कर देना। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17। ठीक है, 17 प्लस 11 28। 28 ऑप्शन आपका हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो देखा सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बस एलसीएम लेना है और आपको डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स जो भी हैं इसके वो अलग अलग कर लेने हैं और उनको ऐड कर देना है। वैसे सीटेड पेपर 1 की मैथ्स बहुत इजी आती है, और ये जो मैं आपको मैथ्स करवा रही हूँ ये पेपर 1 की है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से पेपर 2 में क्वेश्चन नहीं आते। कुछ पेपर जो होते हैं वो रिपीट भी हो जाता है, तो क्वेश्चन जो आते हैं वो पेपर 2 में भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछ रखा है कि मोहन ने कुछ टॉफीज दी हैं, तो अमर को तो दी है 1/3 टॉफी, जितनी भी टॉफी उसके पास है। 1/4 दी अकबर को, 1/6 दी एंथनी को और 1/12 दी चरणप्रीत को। तो यहाँ पर जो 1 डजन ऑफ टॉफीज थी उसके पास फिर स्टिल बच गई। ठीक है, किसके पास, आपके मोहन के पास। तो आपसे पूछा है कि कितनी टॉफीज जो है मोहन ने इन डोजन में इनिशियली, आपको बताना है कि कितने डोजन टॉफी उसके पास इनिशियली थी। तो इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, मैंने मान लिया कि मोहन के पास एक्स टॉफीज थी। ठीक है, तो 1/3 एक्स टॉफीज अमर के पास होगी, 1/4 एक्स टॉफीज अकबर के पास है, 1/6 एक्स एंथनी के पास और 1/12 एक्स चरणप्रीत के पास। आप 1/3 एक्स ये आप इन सबको जब ऐड करोगे तब उसने हमें ये भी बता दिया है कि जो 12 टॉफीज है वो एक्स्ट्रा बच भी गई है, तो मैं उन 12 टॉफीज को भी इसमें ऐड कर लूंगी, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएगा जो है एक्स। तो 1/3x प्लस 1/4x प्लस 1/6x प्लस 1/12x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स। एलसीएम लिया इन सबका, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स में रख दिया। अब 10/x प्लस 12/x प्लस 12 हो गया ये, इसको मैंने काटा 5/6x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स। अब लाइक टर्म्स को मैं इकट्ठे ले जाऊंगी तो x वालों को इधर, x माइनस 5x अपॉन 6, तो ये आपका पूरा सॉल्व करके आ जाएगा x/6। 1x/6, x/6 ही लिखते हैं उसे। 12 इज इक्वल टू x/6, तो x इज इक्वल टू हो गया 72 टॉफीज। अभी 72 टॉफीज आया है, हमसे पूछा डोजन, कितने डोजन होंगे, तो 12 से डिवाइड कर दूंगी मैं, क्योंकि एक डजन में कितने होती हैं, 12 ही तो होती हैं। और यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में पूछा था कि एक
डजन टॉफी बची है, तो 1 डजन टॉफी हमें पता है कि 12 टॉफीज होती है, तो 1 डजन इसलिए हमने यहाँ पे +12 किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 6 डजन, और आपका ऑप्शन में भी आंसर है 6 डजन। तो ये आपका है ये, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको आंसर एक और बार दिखा दूंगी, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, और अच्छे से देख लो, आपको कोई डाउट ना रह जाए उस क्वेश्चन में, तो आप एक बार चेक कर लो, अच्छे से समझ लो और नोट भी कर लो। ओके, सो आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मैं आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है, द सम ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब आपसे ये बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है कि जो आपका सम होता है कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा। चलो आजमा के देख लेते हैं, अब हम कुछ नंबर को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इन तीनों का सम क्या होगा 2 3 4 का, 2 + 3 + 4, 2 + 3 5, 5 + 4 9, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 किससे डिविजिबल है इन सब में से, 3 से है। चलो ठीक है, ये तो एक सेट हो गया कि हमने 2 3 4 लिया। अब दूसरा सेट ले लें कोई, है दूसरा सेट ले लेते हैं। दूसरा सेट में लूंगी 9 10 11, क्या ये भी 3 से डिविजिबल है। 11 + 9 ये क्या हमारा क्या हो गया है 20, और +10 हो गया 30, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 30 हो गया, तो 30 भी 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन, और भी आप एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो, बट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उनको अगर आप सम करोगे तो वो हमेशा 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, दिस इज फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। इफ द डिजिट नंबर 2 4 6 7 8 x, ठीक है, लास्ट तो ये डिजिट है आपकी वो x है, ये फाइंड करनी है हमें, ये डिविजिबल बाय 11 है, और 5 डिजिट नंबर में ये जो नंबर है इसमें ये 9 से डिविजिबल है, तो आपको वैल्यू निकालनी है x + y अपॉन x - y। अब सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं हम। तो देखो ये एक दे रखा है, ये नंबर डिविजिबल है 11, ये वाला 9, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पड़ता है आपको, जो ऑल्टरनेटिव नंबर का सम होगा उसको आप इक्वेट कर देना। तो इक्वेट जब कर दोगे तो आपका या तो वो इक्वल आना चाहिए वो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारा ऐसे करेंगे इसको सॉल्व, तो 2 + 6 + 8 एक तरफ, 4 + 7 + x एक तरफ, सॉल्व करोगे 16 इज इक्वल टू 11 + x, तो x की वैल्यू 5 हमें मिल जाती है यहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं 3 6 7 1 y इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की तरह होता है कि जो सम होते हैं आपके सारे डिजिट्स के वो डिविजिबल होता है 9 से। तो ये 9 + 8 + y, तो मतलब 17 + y आ रहा है, तो 17 + y मतलब y की वैल्यू क्या डालू कि डिविजिबल हो जाएगी 9 से, 1 डाल दूंगी 18 हो जाएगा, 18 तो डिविजिबल होता ही है 9 से, 9 2 18, ठीक है। तो मेरा आ गया x 5 y 1, अब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x + y x - y, 5 + 1 5 - 1 इज इक्वल टू 6/4, और ये हो गया 3/2 आपका आंसर, एज सिंपल एज दैट। आप इसको और अच्छे से समझ लो, देख लो आराम से बैठ करके, ठीक है, पॉज करके। तो या ये आपका 3/2 आंसर हो जाता है, और यहाँ पे हमारा 3/2 ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन। हम इसको ये सॉल्व कर देते हैं। अब आता है हमारा, ये यहाँ पे भी मैं टिक कर रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको इनमें से ऑड वन आउट निकालना है। ऑक्टाहेड्रन, क्यूब, टेट्राहेड्रन, पेंटागनल प्रिज्म। तो इसमें से प्रिज्म जो है आपका पेंटागनल प्रिज्म ये सबसे अलग है, बाकी सब तीनों ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो यहाँ पे भी आपका ये अलग हो जाता है। आप अपना स्कोर नोट कर रहे हो कि नहीं, कि आप में से किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट करके इस सेशन के एंड में बताना कि आपके 30 में से कितने स्कोर बने हैं, कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेरे करवाने से पहले आप पॉज करके एक बार अपना आंसर गेस करना, फिर चेक करना कि सही करा है मैंने या नहीं करा। नाउ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट राइट एंगल्स द क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी अ। जो डायगोनल्स होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे।
अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या नहीं हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, बाकी तो सब हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता रेक्टेंगल? क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते 90 डिग्री पे। ओके, सो दिस कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल बी। अब अगर मैंने साइड एक स्क्वायर की डबल कर दी है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं आपको फिर भी इसको कॉन्सेप्ट की तरह समझाती हूँ। ये 2x हो गई है, ठीक है, ये भी 2x हो गई है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारा आपका साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू 2x, तो आपका ये 4x हो जाएगा। कहाँ हमारी पहले साइड x थी, तो हो गया ना ये आपका 4 टाइम्स। समझ में आया? 4 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि साइड इंटू साइड 2x इंटू 2x, और पहले हमारी क्या थी? साइड x थी, ठीक है। तो आपका 4 टाइम्स ये आंसर हो जाता है, 4 गुना। अब साइज ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट इज 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक छोटे बिस्किट का पैकेट का साइज जो है ना, आपको बता रखा है कि वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो उसका साइज इतनी है, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब जो एक होलसेलर है इन सारे बिस्किट्स को, स्मॉल पैकेट्स के जो बिस्किट है ये, इसको एक उसमें पैक करना चाहता है, बड़े डब्बे में, जिसकी मेजरमेंट आपको यहाँ पे ये दे रखी है। तो उसको पता लगाना है कि उसके बड़े डब्बे में कितने छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। यस, तो देखो, लेट इट बी, इसको आई विश आपको दिख रहा हो यहाँ पे। हाँ, तो जो साइज ऑफ आपका बिस्किट का पैकेट है, ये आपका साइज इतना हमें दे रखा है। साइज ऑफ बॉक्स हमें ना मीटर में दे रखा है, और मतलब आधा मीटर आधा सेंटीमीटर में, तो मैं इसको पूरे को मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगी। क्योंकि मुझे एक जगह पे सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं इसको पूरे में सेंटीमीटर में ही चेंज कर लूंगी, सो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सेंटीमीटर में चेंज करना बहुत सिंपल है, आपको बस उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरा 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे पैकेट्स ऑफ बिस्किट निकालने हैं, तो ऊपर बड़ा रखूंगी, नीचे छोटा रखूंगी। तो नीचे ऊपर बड़ा बॉक्स है, नीचे एक छोटे साइज का बिस्किट है, उसको डिवाइड कर देंगे तो 125 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। अब देखो यार, यहाँ पे ना काफी लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम निकालने बैठ जाते हैं। वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे ऐसे ही रखो, 12 इंटू 5 इंटू 3। वॉल्यूम उसकी उसको उतना ही रखो, मतलब उसको सॉल्व मत करो, ठीक है। जो हम निकाल रहे हैं वो साइज ऑफ बिस्किट ये बता रखा है, तो ये वॉल्यूम ही है। इसको मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगी तो वॉल्यूम ही आएगा, और बड़ी वॉल्यूम को छोटी वॉल्यूम से डिवाइड करके हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ बिस्किट्स के पैकेट होंगे, ठीक है। तो मैंने उसको पूरा सॉल्व नहीं करा, जस्ट टू ईज द कैलकुलेशन हम लोग उसको वैसे ही कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक सी मैथ्स है, यहाँ पे आपका 125 आंसर हो जाएगा। पॉज करके आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है, और दोबारा भी इनफैक्ट देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत बेसिक है, एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब एरिया ऑफ अ रीजन इज, क्या होता है एरिया ऑफ रीजन? किसी भी रीजन का एरिया क्या होता है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रही हूँ, आप मुझे 2 मिनट का सब्र लो और बताओ इसका सही आंसर क्या है। तब तक मैं भी अपने गले को थोड़ा आराम देती हूँ, ये बोलते बोलते थक गया है। बिल्कुल, ये जो होता है आपका एरिया ऑफ अ रीजन होता है, ये मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द रीजन ऑन द सरफेस। सरफेस में जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है वो होता है, ठीक है, सरफेस का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 60 लीटर एंड 750 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज filled in 27 bottles each of the same size. The quantity of milk in 17 such bottles is। अब आपका ये क्वेश्चन है कि आपको बता रखा है 60 लीटर 750 मिलीलीटर, मतलब 60.750 जो लीटर्स आपका दूध है, ये 27 बॉटल्स में फिल करा है हमने, सेम साइज के, और पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब आपको बताना है कि 17 बॉटल्स में कितना दूध होगा। यहाँ पे आते हैं,
देखो 60 लीटर प्लस 750 ml को हमने 27 बॉटल्स में फिल किया, तो 60.750 लीटर इज इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ 60750 मिलीलीटर। मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ml में चेंज कर दिया। अब 1 बॉटल का जो है मेरा वो है 60750 अपॉन 27। क्यों? क्योंकि जो आपका ये था अमाउंट था वो 27 बॉटल्स का था, ठीक है। तो एक बॉटल में कितना आपका फिल किया होगा वो मैंने निकाल दिया, ये आपका 2250 ml हो गया। 17 बॉटल्स में कितना हुआ होगा, तो एक बॉटल का मल्टीप्लाई कर दो 17 से, 17 से कर दिया। अब उसके बाद आपका जो आ जाता है 38250 ml। क्योंकि आपकी आंसर जो है वो लीटर्स में है, तो 38 लीटर 250 मिलीलीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, 38 लीटर्स एंड 250 मिलीलीटर्स। अगेन इट वाज अ रियली सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आप दोबारा आंसर देख सकते हो, मैंने बहुत बेसिक सी मैथ्स यूज करी है, और ये ट्रिक से क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ आपको बड़ी चीज का मतलब बड़े अमाउंट का दे रखा है, आपको एक छोटी चीज का निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। ओके, सो या ये आपका यहाँ पे भी ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मिसिंग। अच्छा एक और चीज यार, देखो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, बट अगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक है, जिन्हें नहीं समझ में आ पा रहा है, तो प्लीज वो भी बताने में मुझे हिचकिचाए ना, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं अपनी अगली वीडियो से आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो या अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन और बहुत ईजी भी है। सीक्वेंस फिल करना है, ठीक है। 1 में 0 में 1 मैंने प्लस किया तो आ गया 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 5 + 8 13, 8 + 13 कितना होता है 21, तो ये मेरा 21 आ गया, ठीक है। अब ये 21 + 34 55, 55 + 34 89, ये 89 हो गया, तो आपका ऑप्शन हो गया फोर्थ करेक्ट आंसर। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे ही रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये, इसमें बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगेन आगे बढ़ते हैं आपके साथ, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। Again, Meenu has a cube of side 1 centimeter. She can arrange exactly 30 such cubes in her box. If Mahima has a rectangular shaped dice with length 2 centimeter, breadth 1 centimeter, and height 1 centimeter, how many such dice she can arrange in Meenu's box if it is empty? अब देखो यार, मीनू के पास एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर का, छोटा क्यूब। उसने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स ना 30 क्यूब्स हैं, 30 क्यूब्स अरेंज कर दिए हैं एक बॉक्स में, ठीक है। अब आप उस बॉक्स का वॉल्यूम निकाल सकते हो, है ना। अब क्या होता है कि एक डाइस, रेक्टेंगुलर शेप डाइस लेके आती है महिमा, उसने उसकी आपको डायमेंशंस दे रखी है। अब उतने उसी बॉक्स में, उस बॉक्स में से हमने सारे वो क्यूब छोटे छोटे निकाल दिए, उसमें कितने आपके वो आ जाएंगे रेक्टेंगुलर डाइस, आपको ये बताना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 × 1 × 1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूब्स क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई कर देना है 1 सेंटीमीटर क्यूब को, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो है आपका ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू आपका ये वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूब्स। अब जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का आपको बता रखे डायमेंशन 2 × 1 × 1, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया रेक्टेंगुलर उसका, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये रेक्टेंगल इसको मत कंसिडर करना, क्यूबॉइड करना कंसिडर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ टाइज कितने हो जाएंगे आपके 30/2, ठीक है। क्योंकि कितना होगा आपको वॉल्यूम ऑफ बॉक्स पता है 30 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पता है, रेक्टेंगुलर डाइस, इसको डाइस है, क्यूबॉइड वाला डाइस है, ठीक है। रेक्टेंगल गलती से लिख दिया, उसको इग्नोर करना, वॉल्यूम ऑफ डाइस कंसिडर करो। तो बस डिवाइड कर दो 30/2, ये आ गया आपका 15, एंड दैट्स इट, दैट वाज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में देख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 15th ऑप्शन में है आपका, और ये एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। तो या ये आपका यहाँ पे ये हो जाता है, एंड सिमिलरली इधर भी आपका ये सही आंसर हो जाता है।
Now the ratio between breadth and perimeter of a rectangle is 1:5. What is the ratio between the length and the breadth of a rectangle? आपको रेशियो बता रखा है ब्रेथ और पेरीमीटर का रेक्टेंगल के 1:5 है, तो आपको रेशियो बताना है उन दोनों के लेंथ और ब्रेथ का। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो मुझे पता है बी मैंने लिया है ब्रेथ, पी लिया है मैंने पेरीमीटर। अब बी और पी का मुझे बता रखा है इन्होंने कि आपका जो ये हो रहा है रेशियो 1:5 है। चलो ठीक है, तो बी अपॉन पेरीमीटर की जगह मैंने 2 अपॉन मतलब 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी लिख दिया पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो बी अपॉन 2 एल प्लस बी इज इक्वल टू 1/5 है ना। अब बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, 5 को इधर ले गई और इसको इधर ले गई, तो 5b इज इक्वल टू 2 एल प्लस बी हो गया। 5b इज इक्वल टू, इसको खोल दिया, फिर उसके बाद लाइक टर्म साथ में 2b को इधर ले जाकर के मैंने माइनस कर दिया, तो आ गया 3b। फिर ये 12, फिर उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ से ये गया नीचे 2, 3/2 इज इक्वल टू आपका l बाई बी। तो यह आंसर हो जाता है आपका 3:2 विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे आपका 3:2 ऑप्शन में ये रहा और ये आपका एकदम सही आंसर है, क्योंकि आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछी थी, इसका रेशियो पूछता तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A class 5th mathematics teacher Mr. Jacob gave the following 2-word problems to his students. Kamal wants to arrange 15 oranges in equal rows. How many oranges should he put in each row? Kamal wants to arrange 15 oranges in rows such that there are 5 oranges in each row. How many such rows can he make? तो इस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है गिवन सिचुएशन के हिसाब से, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सही है आपकी, आप अपना आंसर तो अपने दिमाग में रखो और कहीं लिख के रख लो, मैं आपको सही आंसर बताती हूँ, फिर आप देखना सही था आपका आंसर या नहीं। तो टीचर हैज द क्लैरिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट अंडर डिवीजन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टीचर ने क्योंकि बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, तो मतलब टीचर जो है उसको डिफरेंट क्लैरिटी है डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है बच्चों की, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज हो सके। Which of the following is not a suggested strategy to enhance foundation numeracy skills? इनमें से कौन सी जो है सजेस्टेड नहीं है? अगर आपको न्यूमेरेसी स्किल्स की फाउंडेशन रखनी है तो बच्चों के लिए क्या नहीं होगा, सजेस्टेड नहीं होगा? यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यस, ये पेपर 1 का है आपका, ये वाला जो चैप्टर, ये आपका पूरा पेपर है, तो पेपर 1 में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच्चों को नहीं देंगे अगर आपको उनको ये चीजें सिखानी है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स। आपको अगर बच्चों को प्राइमरी क्लास के बच्चों को शेप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या करवाओगे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पॉज करके पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। तो बिल्कुल बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, रिलेट कर सके आसपास की सारी ऑब्जेक्ट से जो सिमिलर शेप्स की हैं उनके आसपास। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? आपको बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। Developing unreasonable algorithms, formulation of the plan, interpreting the answer, understanding the problem. तो ऑफ कोर्स अनरीजनेबल एल्गोरिदम थोड़ा ना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इनरोल होते हैं आपके, मतलब आते हैं, तो ये आपका सही आंसर है, जो शामिल नहीं है ये। Now Radha has rupees 450 and Sheena has 550. How much more does Sheena have than Radha? A child is asked to solve the problem. The child solves it as 450 plus 550. What may be the most probable reason for the answer? अब बच्चा जो है उसने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे दिया है,
ठीक है, उससे उल्टा पूछा था, उससे पूछा था कि शीना के पास उससे कितने ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की रीडिंग स्किल्स पुअर हैं, उसने देखा कि 550 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 450 से, या फिर उसको एडिशन ऑफ नंबर की एल्गोरिथम नहीं आती, या फिर बच्चे ने एसोसिएट कर लिया है मोर वर्ड को एडिशन के साथ। तो बिल्कुल हुआ यही है कि बच्चे ने जो किया है ना वो एसोसिएट ही करा है मोर वर्ड को एडिशन के साथ। ठीक है, उससे पूछा था कितना ज्यादा है मोर, लेकिन उसने मोर और लेस को समझ लिया है, मोर हो गया तो प्लस कर दूंगी, लेस हो गया तो माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ये गलतियां अक्सर बच्चे करते भी हैं। यस, ये क्वेश्चन हाँ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल शुड बी डन विद स्टूडेंट्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द कांसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? 51 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग, एक्सचेंज इन प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझ सके। ठीक है, हम इसलिए ये करवाते हैं काउंटिंग एक्टिविटीज और सब चीजें। ठीक है, हम्म now the sum of any two whole number is a whole number is called dash of a whole number addition. सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर, ये क्या है? डैश ऑफ होल नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपके होल नंबर की? बताना है आपको, तो ये आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। Next question is holistic thinking is an important first step in learning of geometry according to Van Hell theory because क्यों इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक थिंकिंग? आपको ये बतानी है इस क्वेश्चन में। तो इट इज द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग शेप्स एंड डेवलपिंग विजुअलाइजेशन स्किल्स। या ट्रू कि ये बच्चों को एनालाइज करने में, शेप्स को और उनकी विजुअलाइजेशन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। Next is a teacher asked her student to make a greatest four-digit number using any four digits with the condition that a 5 should be fixed at one's place. This is an example of. अब एक टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है कि कोई ग्रेटेस्ट 5 4 डिजिट नंबर क्रिएट करो। कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लो, लेकिन जो 5 है आपका, जो नंबर 5 है वो वंस की प्लेस पे आपका होना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। Which of the following is most appropriate for representation of decimal numbers? इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है अगर आपको डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो बिल्कुल यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, एक मिनट, हाँ, डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका अप्रोप्रिएट होगा वो आपका होगा ग्रिड पेपर, अकॉर्डिंग टू योर आंसर की। ग्रिड पेपर इज योर राइट आंसर। ठीक है, ना इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे आप बताओ, क्योंकि मुझे आंसर की में कुछ डाउट लग रहे हैं, और आप मुझे बताओ कि यही लग रहा है आपको या कुछ और लग रहा है। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैथ्स इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है मैथ्स रिलेटेड करेक्ट है और कुछ कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत है, ये बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स जो है हेल्प करती है एनहांस करने में क्रिटिकल थिंकिंग, तो ओनली सी इज योर करेक्ट आंसर। मैं इसको आपको और डिटेल में अच्छे से करवाती, बट मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, मुझे एक और काम थोड़ा है और कहीं जाना है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को जल्दी खत्म कर रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको बहुत डिटेल तरीके से इसको करवाती। नाउ अ बस नंबर 405 रन्स बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी, विच टाइप ऑफ यूज ऑफ नंबर्स हैज बीन डिपिक्टेड इन द अबव स्टेटमेंट? आपको बताना है कि कौन से टाइप के नंबर यहाँ पर आपको वो करे हैं,
यूज करें। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमने जो नंबर यूज करे हैं वो नॉमिनल नंबर यूज करे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है नॉमिनल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक्स आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लर्निंग। इसमें से काफी ऑप्शन दे रखे हैं इस चीज को समझाते हुए, तो आपको बताना चाहिए क्या है। ये करेक्ट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स टू एनालाइज देयर मिस्टेक्स एंड एड्रेस देम इफेक्टिवली, ठीक है। सही है ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर गोल ऑफ मैथमेटिक लर्निंग अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या गोल है उसको लर्न करने का, मैथमेटिक को हायर गोल क्या है आपका। तो यहाँ पे डेवलपिंग द इनर रिसोर्सेज ऑफ चाइल्ड फॉर मैथमेटिक्स इन हर माइंड, हिज और हर माइंड, ठीक है। उसका जो माइंड है वो मैथमेटाइजेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। वो हमारा मेन गोल है। तो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। A person says girls are better in mathematics than boys. For this claim, which of the following data will help him? बच्चा कहता है कि गर्ल्स जो हैं मैथ्स में बेटर हैं बॉयज से, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, क्या करोगे। तो वेरियस रिसर्च स्टडीज इन द डोमेन ऑफ जेंडर एंड मैथमेटिक्स। तो हाँ, मतलब इस चीज को क्लेम करने के लिए कि गर्ल्स मैथ्स में बेटर होती हैं बॉयज से, आप क्या कौन से डाटा को लोगे, ठीक है। ओपिनियन लोगे कम्युनिटी से या फिर क्या करोगे, मतलब इन सब में। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ इसमें ये आपका कि आप रिसर्च स्टडीज करवाओगे इन डोमेन ऑफ जेंडर एंड मैथमेटिक्स, आपको पता लगेगा, ठीक है। सो या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक करने में किस बात की देरी है। काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं आज हमने। आप इस सेशन को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो, और आप बिल्कुल यहाँ पे वो पॉज कर करके अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस जिस क्वेश्चन के आपको लेने हैं। जो लग रहा है आपको कि हाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल ना जाओ, तो आप जो करना चाहो कर सकते हो। दोबारा सेशन को देख लेना अगर आपको लगे तो, ठीक है। सो या मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। गुड बाय।